हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें मैंने डिस्कशन किया इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट का। ओके, और एज अ होमवर्क आपको दिया गया था डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट करने के लिए आरएमएस आउटपुट करंट क्या यहाँ पर ऑब्टेन होगा, उसकी कैलकुलेशन अब हम लोग करने वाले हैं। तो आप सब ने ट्राई भी किया होगा इसको। तो स्मॉल आई इज इक्वल टू आई एम साइन अल्फा फॉर अल्फा 0 to पाई एंड इट इज माइनस आई एम साइन अल्फा फॉर अल्फा पाई टू 2 पाई। हम जानते हैं साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा इन द इंटरवल ऑफ पाई टू 2 पाई। ऐसे समझते हैं, जरा देखिए, जैसे ये है साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा, तो 0 to पाई के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ओके, और पाई से 2 पाई के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो पाई से 2 पाई के मैं वैल्यू किसकी, नेगेटिव है साइन अल्फा की, और यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आई एम साइन अल्फा विल बी पॉजिटिव for 0 to pi and negative for pi to 2 pi. That's not negative at all, because कि यहां पर pi से 2 pi में sin अल्फा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप अपने समझने के लिए ऐसे करके लिख सकते हैं चाहे तो, is negative in alpha between pi to 2 pi, hence current I is positive, current is positive। यहां पर यानी कि पाई से 2 पाई के बीच में भी करंट को अगर हम प्लॉट करें स्केल पर, अल्फा के स्केल पर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे करंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम यहां से फाइंड करते हैं डीसी आउटपुट करंट। तो मेक अ सेकंड पॉइंट हियर, दैट इज डीसी आउटपुट करंट। डीसी आउटपुट करंट डिनोट करते हैं इसको आई डीसी से, ओके। फॉर्मूला क्या कहता है, वही फॉर्मूला है आई डी सी इज इक्वल टू, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग फॉर्मूला, बट वी नो दिस फॉर्मूला, ओके। 0 to 2 पाई, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई कर चुके होंगे, ओके। तो इस फॉर्मूले से हम आई डी अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है, आई एम साइन अल्फा 0 to पाई माइनस आई एम साइन अल्फा पाई टू 2 पाई, उसको यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा आई डी सी इज इक्वल टू आएगा यहां से 2 आई एम अपॉन पाई। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप रिलेट करें विथ हाफ वेव रेक्टिफायर रिजल्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर के रिजल्ट के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, देन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पर था आई एम अपॉन पाई और यहां पर आया है 2 आई एम अपॉन पाई। एक्चुअली ये मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में कि जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है वो बेसिकली 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक लोड RL कनेक्टेड है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो जो डायोड D1 है दोस्तों, वो फर्स्ट हाफ में ऑपरेट करता है और D2 फर्स्ट हाफ में रिवर्स बाइज्ड रहता है, और जो डायोड D2 है वो सेकेंड हाफ में ऑपरेट करता है और D1 डायोड क्या रहता है, रिवर्स बाइज्ड रहता है। तो एवरेज करंट ऑफ डायोड D1 इज व्हाट फ्लोइंग थ्रू दिस इज व्हाट IDC 1 हम इसको बोल सकते हैं, दिस इज आई एम अपॉन पाई, क्योंकि ये करंट फ्लो करेगा कब, फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल में जीरो करंट होगा इसका। सो डेफिनेटली IDC2 इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, ये आएगा। और इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो टोटल करंट है वो ऑब्टेन हो जाता है, ओके। इस चीज को हम यहां से इस तरह से समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। ये मैंने अभी यहां पे डिस्कस क्यों किया, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट हाफ वेव रेक्टिफायर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने मेंशन किया था डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड डीसी आउटपुट करंट क्या होगा, या सॉरी डीसी आउटपुट डीसी डायोड वोल्टेज एंड डीसी डायोड करंट क्या होगा। तो वहां पर तो ये था कि जो डायोड है वो रेजिस्टेंस RL के साथ सीरीज में कनेक्टेड है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, लेकिन इस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स कनेक्टेड हैं। तो अगर आपसे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का डायोड करंट पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, डायोड करंट आपका 2 आई एम अपॉन पाई नहीं होगा, दैट विल बी व्हाट आई एम अपॉन पाई। सो यहां पर एक नोट चाहे तो आप लिख लें, बात मैंने आपको कन्वे कर दी है, समझ में आ गई होगी। अपने शब्दों में यहां पर एक नोट में लिखा देता हूं आपको, लिखिएगा इन फुल वेव रेक्टिफायर, इन सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर DC डायोड करंट
कैसे लिखेंगे इसको, आई डायोड डीसी। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी हाफ वेव रेक्टिफायर की, उनको ये पता होगा कि वहां पर मैंने डायोड करंट जो था, डीसी डायोड करंट, उसको लिखा था कि लोड करंट के इक्वल है, क्योंकि एक ही डायोड है, सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, लोड आरएल से, लेकिन यहां पर दो डायोड्स हैं, आधा आधा करंट दोनों से फ्लो होगा। सो आई डायोड डीसी इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, आई एम अपॉन पाई। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेम करने में ऐसा हो सकता है कि लोड करंट इज गिवन एज 4 मिली एम्पियर, फाइंड द डायोड करंट, देन यू विल से डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ दिस, ओके, 2 आई एम अपॉन पाई, आधा करंट यहां से आधा करंट यहां से, एवरेज वैल्यू। ओके, चलिए स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट कर लें। आप लिख लिया आपने डीसी आउटपुट करंट। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड वन, आरएमएस आउटपुट करंट। आउटपुट करंट जो हमारे पास आया है उसकी आरएमएस वैल्यू, यानी कि आई आरएमएस। वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला। मैंने फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर की डेरिवेशंस कराई हुई हैं, तो बिल्कुल वहां से डिराइव हो सकता है ये, इफ यू वांट टू डिराइव इट। अदरवाइज फॉर गेट एग्जामिनेशन कोई जरूरत नहीं है इसको डिराइव करने की। आई आरएमएस स्क्वायर मैं लिख देता हूं, आई स्क्वायर डी अल्फा, ऐसे आया। तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आप करेंगे कैलकुलेशन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम अपॉन रूट 2 विल बी ऑब्टेन। क्या आएगा आंसर, आई मैक्सिमम बाय रूट 2। दिस इज द आई आरएमएस करंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ वन, इसको नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, एसी आरएमएस आउटपुट करंट। फोर्थ वन क्या पढ़ा था हमने, आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस एसी आउटपुट करंट। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा कि जो आउटपुट करंट है हाफ वेव रेक्टिफायर का या किसी भी रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का, वो पल्सेटिंग डीसी है। दैट मींस इट आल्सो हैव द एसी कंपोनेंट, यानी कि इसके अंदर रिपल प्रेजेंट है। तो एसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सर वो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, डीसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू वही होती है। जैसे कोई डीसी वैल्यू है 10, ओके, सो 10 कोई डीसी वैल्यू है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 10 होगी, उसकी एवरेज वैल्यू भी 10 होगी और उसकी आरएमएस वैल्यू भी 10 होगी। तो आपको ज्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएमएस एसी आउटपुट करंट आरएमएस वैल्यू तो अलग आएगी डेफिनेटली, आई आरएमएस डैश। इसकी मैं बिल्कुल ज्यादा चर्चा यहां पर नहीं करने वाला, सीधा मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा जो कि हमने ऑलरेडी वहां पर डिराइव किया था, सेम फॉर्मूला यहां पर ऑब्टेन होगा दोस्तों। लेकिन आप एक चीज देखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं आने वाली है। कारण क्या है, आई आरएमएस भी यहां पर अलग है। वहां पर क्या था, आई आरएमएस वॉज इक्वल टू आई एम अपॉन 2, यहां पर है आई एम अपॉन रूट 2। वहां पर आईडीसी था हाफ वेव रेक्टिफायर में आई एम अपॉन पाई, यहां पर आईडीसी है 2 आई एम अपॉन पाई। सो आंसर विल नॉट बी सेम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला इज सेम हियर। ओके, चलिए नोट कर लें आप इसको जल्दी से। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ वन, रिपल फैक्टर। डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है। ओके, क्या होगा, रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट अपॉन डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, यानी कि एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, अब वो हम वोल्टेज के सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, करंट के सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लो आप, लिख लिया आपने। चलिए स्मॉल आर की वैल्यू को हम लिखेंगे ऐसे, करंट के लिए डिफाइन करें तो आई आरएमएस डैश अपॉन आई डीसी, वोल्टेज के लिए डिफाइन करें तो वी आरएमएस डैश अपॉन वी डीसी। कॉन्सेप्चुअली इन फॉर्मूलेस को समझ लीजिएगा, समटाइम मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि याद आपको हो जाए। क्लियर है इतना? चलिए अब इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं जरा यहां पर, क्योंकि रिपल फैक्टर की चर्चा थी। हाफ वेव रेक्टिफायर के काफी ड्रॉबैक्स हमने ऑब्जर्व करे। वन ऑफ देम क्या था कि इसका रिपल फैक्टर ज्यादा है, 1.21 टाइम्स है, यानी कि इसका जो डीसी कंपोनेंट है उसकी कंपैरिजन में एसी कंपोनेंट वीक है। ओके, एफिशिएंसी कम है हाफ वेव रेक्टिफायर की, 40.5% कुछ है, अबाउट मैक्सिमम हो सकती है या फिर इससे कम ही होगी अगर वहां पर हम रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व करेंगे तो। ओके, सो ये सब बातें हमने वहां पर की थी, वो सब ड्रॉबैक्स आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें ओवरकम होते जाएंगे। अभी मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, डोंट वरी। देखिए स्मॉल आर इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला। अब इसमें जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना।
रिपल फैक्टर को लिख रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल r इज इक्वल टू, मैंने IRMS डेस की जो वैल्यू है, दिस इज IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, IDC। तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट को अंदर भेज देंगे इसके, तो इसको रीअरेंज जब आप करेंगे तो ये आएगा। देखो आप एक बार चेक कर लें, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे जैसा कि हमने वहां पर भी डिस्कस किया था। बस ध्यान रखेंगे कि IRMS की वैल्यू यहां पर है IM/√2। मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, वैल्यू में पुट कर देता हूं। देखो ये हम इस तरह से पुट करेंगे इन वैल्यूज को, इत्मीनान से बैठ के सॉल्व करेंगे आप। इसका आंसर आता है 0.483। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रख लें। क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू आएगा 0.483। दैट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर विच वी हैव ऑब्टेन्ड हियर। अब आप क्लियरली यहां से समझ सकते हैं कि जो AC कंपोनेंट है वो 0.483 अमाउंट से वीक है एज कंपेयर टू द DC कंपोनेंट। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से IRMS डैश इज इक्वल टू 0.483 ऑफ IDC। यानी कि जो DC कंपोनेंट है वो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर स्ट्रॉन्गर है, और जो कि हमने ऑब्जर्व किया था इन हाफ वेव रेक्टिफायर इट वाज 1.21, दैट शोज कि DC कंपोनेंट वाज वीकर, बट हियर नाउ AC कंपोनेंट इज वीकर। सो लिखेंगे इन फुल वेव रेक्टिफायर, लिख लें इस पॉइंट को, इन फुल वेव रेक्टिफायर DC component is stronger than AC component by 0.483 times. Sorry, by 1/0.483 times. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। 6th वन डेफिनेशन लिखें, इनपुट पावर। 6th वन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इनपुट पावर। इनपुट पावर डिफाइन करता है कि जो रेक्टिफायर सर्किट है उस पर सेकेंडरी बाइंडिंग नेट अमाउंट ऑफ पावर कितना डिलीवर कर रहा है। बेसिकली जो रेक्टिफायर का सर्किट है, जो दो डायोड्स कनेक्टेड हैं, उन पर सेकेंडरी बाइंडिंग से जो पावर अप्लाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं इनपुट पावर। यानी कि यहां पर PI की वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसका रिप्रेजेंटेशन सेम आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट एट ऑल, ओके, ये आएगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, वही फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है जो, बस इसमें हम जानते हैं क्योंकि जो RMS वैल्यू है IRMS वो अलग है, सो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा अल्टीमेटली। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th हेडिंग, परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी ईटा, ये क्या डिफाइन करता है? बेसिकली ये डिफाइन करता है P आउटपुट पावर P DC अपॉन PI इंटू 100%। यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसमें कितना पावर अल्टीमेटली DC पावर डिलीवर्ड हुआ, ओके, RL के अबाउट, इसे हम बोलते हैं, जिसमें IDC करंट फ्लो हो रहा है और लोड रेजिस्टेंस RL यहां पर कनेक्टेड है, तो इसके अबाउट कितना पावर डिलीवर हुआ, दैट्स कॉल्ड PDC या आउटपुट पावर हम इसे बोलते हैं। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं P आउटपुट, PDC भी बोल सकते हैं, P आउटपुट भी बोल सकते हैं। सो यहां पर आएगा IDC स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय P इनपुट, दैट मीन्स IRMS स्क्वायर इंटू RF प्लस RL इंटू 100%। ये किया हमने। चलिए अब इसको थोड़ा सा उठा पटक करके कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी, तो आसान रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, IDC की वैल्यू क्या है? यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली इट इज 2Im अपॉन पाई होल स्क्वायर इनटू व्हाट RL डिवाइडेड बाय IRMS मींस व्हाट I max by √2 होल स्क्वायर इनटू दिस RF प्लस RL इनटू 100%। ओके, तो आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना बिंदास। मैं आंसर लिख देता हूं, परसेंटेज ईटा आएगा यहां पर 81 इंटू दिस RL अपॉन RF प्लस RL इंटू परसेंटेज। फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर यहां पर जनरेट होता है। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं, लोड रेजिस्टेंस सेम रखा जाए,
डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि वही डायोड हम यूज कर लें जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने यूज किया था। ओके, तो आप देखेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या है, 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो लिख लें इस पॉइंट को, efficiency of full wave rectifier is twice that of half wave rectifier. This is the advantage of full wave rectifier over half wave rectifier. Okay, ripple factor में भी ये लिख लें, ripple factor of half wave rectifier is greater than the ripple factor of full wave rectifier, so that full wave rectifier can filter या can rectify DC better than the half wave rectifier. ओके, तो ये हो गया यहां पर, इसको नोट कर लें जल्दी से आप, परसेंटेज एफिशिएंसी, ये आ गया कंप्लीट फ्रेम में लिखा आपने। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, नोट कर लें इसको जल्दी से, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखें, डायोड वोल्टेज, 8th वन, डायोड वोल्टेज। अब डायोड वोल्टेज में हम जानते हैं कि 2 डायोड यहां पर कनेक्टेड है ना, तो किसी एक डायोड के रिस्पेक्टिवली आप डिफाइन कर लें और ऑब्वियसली वही वोल्टेज होगा दूसरे डायोड में अपोजिट साइकिल में। जैसे मान लीजिए 0 to पाई के बीच में जो D1 डायोड की स्थिति है वही पाई से 2 पाई के बीच में D2 डायोड की होगी। तो एग्जैक्टली दोनों में सेम आंसर आएगा, बस अंतर क्या होगा, साइकिल का अंतर होगा। इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा हो रहा होगा, उसमें सेकंड हाफ में ऐसा होगा। क्लियर है सभी को? तो मैं यहां पर कोई भी एक डायोड के लिए इसको सॉल्व कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने D1 के लिए सॉल्व किया, कंसीडर फॉर डायोड D1, कोई मना नहीं है, आप D2 के लिए भी रियलाइज कर सकते हैं, द सेम आंसर विल बी ऑब्टेन, बस साइकिल्स चेंज हो जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो D1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप जानते हैं दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरह से कनेक्टेड है। यहां पर 2 डायोड्स लगे हुए हैं हमारे पास, D1 D2, और यहां पर ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एक रफ में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, V0, ये हो गया डायोड D1, ये हो गया डायोड D2। अगर हम बात करते हैं यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है वो है VA, यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है वो है VB। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, जहां पर 0 से पाई के बिटवीन है अल्फा की वैल्यू, वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 to पाई। अब देखिए क्या होगा इस सिचुएशन में, जब अल्फा की वैल्यू क्या रखी गई है, 0 से पाई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो डायोड D1 है, क्योंकि हमने D1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो D1 डायोड क्या होगा, D1 इज इन फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज में जब डायोड होगा तो हम इसे ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस RF से रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RF से। तो इसके अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि हमने इसे किससे रिप्लेस किया है, RF रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है, तो अबाउट इसकी अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V डायोड, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे किससे, RF से। तो V डायोड इक्वल टू आएगा स्मॉल I, जो भी करंट फ्लो रहा होगा इसके अंदर, इनटू RF, जिसको हम अबाउट टू क्या बोल देंगे, 0। क्लियर है सभी को? इसको क्या बोल दिया जाएगा, अबाउट टू 0 इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। D1 में ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, प्रैक्टिकल डायोड है, आइडियली देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, डेफिनेट डायोड विल बी सिंपली एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट, बट प्रैक्टिकली हम जानते हैं कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। फ्यू ओम का रेजिस्टेंस है, मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट है, तो आप जानते हैं मिली वोल्ट की ऑर्डर में यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मिली वोल्ट के वोल्टेज ड्रॉप का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी, वेयर अल्फा इज बिटवीन पाई टू 2 पाई। इन दैट कंडीशन ये सर्किट कैसा दिखेगा, जरा देखना, मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। देखिए, सो पाई टू 2 पाई के बिटवीन जब मैं बात करता हूं किसकी, D1 की, तो दोस्तों ये हो जाता है रिवर्स बाइस, और D2 को भी अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी अगर हमको मान लीजिए, तो ये हो जाता है दोस्तों फॉरवर्ड बाइस्ड। क्लियर है? तो डायोड ये जो D1 है ना, वो हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो यहां पर हमने ऐसे मान लिया कि इसके अबाउट जो डायोड ड्रॉप आ रहा है वोल्टेज, वो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस VA है, यहां पर माइनस प्लस VB है। अच्छा, इसका क्या होगा, इसके अंदर वही वोल्टेज ड्रॉप होगा IRF, जो 0 से पाई में D1 के अंदर हो रहा था। तो हम इसको फिर से हमने क्या माना है, इसको 0 माना था यहां पर, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। ऐसे आप सर्किट को कनेक्ट कर देंगे।
सो दिस सर्किट हैज टू बी लुक लाइक दिस। सही लिखा है मैंने, देखें ध्यान से जरा। सर्किट इस तरह से लोकेट हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है ये वायर हो गया, ये वोल्टेज हो गए दो, ये वी डायोड है। तो क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ गई है कि यहां पर अगर हम क्या लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दें, तो केवीएल से हमको ये आंसर मिल जाएगा वी डायोड का। बिल्कुल सही है। चलिए तो इसको नोट कर लो, पहले इतना आप लिख लो, मैं स्क्रीन को स्लाइड कर दूंगा। लिख लिया आपने इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें इतना जहां तक लिखा हुआ है। लेट्स सी, अब देखें यहां से हमने केवीएल घुमा दिया इसके अंदर, तो इस तरह से शुरू किया मान लीजिए, तो ये आएगा वी बी माइनस, देखो प्लस से माइनस से चलते हैं तो मैं इसको प्लस लेता हूं, आप जैसे भी आपको करना हो, है ना। और माइनस से प्लस जाते हैं तो मैं इसको माइनस लेता हूं, माइनस वी ए प्लस वी डायोड इज इक्वल टू, आप जैसे भी आपने प्रैक्टिस की है अभी तक उसी तरीके से आप चलें, आंसर हमारा सेम आएगा। मेरा आंसर सही है, ओके। तो बाकी मैं कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करेंगे इसकी, तो इसको इधर भेज देते हैं। क्या आएगा देखो, वी ए माइनस वी बी। अच्छा, वी ए बी बी की जो वैल्यूज हैं उनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने याद है सभी को, नोट्स पलट के देख लो याद नहीं है तो, बाकी मैंने डिस्कस किया था। तो वी ए वॉज इक्वल टू वॉट, वी एम साइन अल्फा। और मैंने ये भी वहां पर मेंशन किया था कि जो वी ए वी बी हैं एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज के होंगे। तो जो वी बी होगा वो होगा दोस्तों माइनस वी एम साइन अल्फा, है ना। क्या होगा, माइनस वी एम साइन अल्फा। वी ए है वी एम साइन अल्फा, वी बी है माइनस वी एम साइन अल्फा। यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो क्या मैं बोल दूं, दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो वी डायोड कितना आएगा देखो, वी डायोड आ जाएगा यहां से, वी ए दिस इज वी एम साइन अल्फा, वी बी दिस इज माइनस वी एम साइन अल्फा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा 2Vm साइन अल्फा। वी डायोड हमने ऑब्जर्व किया कि स्पेशली देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर, D1 डायोड की। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि D2 डायोड में बताओ स्पेशली क्या होगा, तो सिर्फ हमें क्या करना है, वहां पर साइकिल्स को इंटरचेंज कर देना। दैट मींस जब हम बोल रहे हैं वी डायोड विल बी 0 फॉर 0 to pi इन द D1, I'll say it will be 2Vm sin alpha for the D2, क्लियर। और pi to pi में जब हम ये बोल रहे हैं कि वी डायोड फॉर D1 is 2Vm sin alpha, I'll say for D2 it is 0। साइकिल्स इंटरचेंज करना है, अपने शब्दों में वहां पर लिख लेना आप, है ना। क्या लिखोगे कि जो D1 के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल में वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 है, ओके, इट विल बी 0 फॉर D2 इन द सेकेंड हाफ साइकिल, एंड फॉर D1 बिटवीन pi to 2 pi this value is 2Vm sin alpha, it will be for D2 in the first half cycle। सिंपल, क्लियर है। चलिए, तो हमने अभी यहां पर डायोड D1 को मद्देनजर इन कंक्लूजन्स को निकाला है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हे भगवान अगर D2 के लिए पूछ लिया जाए तो क्या किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना, साइकिल्स को रिवर्ट करना है। जो यहां पर 0 to pi में है वो वहां पर pi to 2 pi हो जाएगा, जो यहां पर pi to 2 pi में है वो वहां पर होगा 0 से 2 pi के बीच में। तो ये आ गया V डायोड की वैल्यू, और ये हमने कैसे लिखा है, डायोड D1। अब मैं आपको अलग से D2 के लिए नहीं लिखाने वाला, सो डोंट वरी, है ना। अब इसकी एवरेज वैल्यू कोई पूछ ले आपसे, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड, या V डायोड DC क्या होगा, DC वोल्टेज ऑफ डायोड लिख लें इसमें एक पॉइंट आगे, DC डायोड वोल्टेज, डायोड के अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी डीसी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे हम इसको, वी डायोड डीसी लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, वी डायोड डीसी। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस दे दिया गया है ना, तो ये D1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, फॉर D1, कंफ्यूज नहीं होंगे। D2 के लिए क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, है ना। जस्ट वी डायोड डीसी क्या होगा देखो, 1/2 pi 0 to 2 pi वी डायोड डी अल्फा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लें। तो आंसर आएगा, मैं सीधा आंसर लिखने वाला हूं दोस्तों, यहां पर वी डायोड डीसी की वैल्यू आएगी यहां से -2Vm अपॉन पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी डायोड डीसी। क्लियर हो गई बात सभी को, नोट कर लें इसको। दिस इज वी डायोड डीसी -2Vm अपॉन पाई।
अब वही बात अगर आपको D2 के लिए एनालाइज करनी हो तो मैं बता चुका हूं, बिल्कुल सेम अप्रोच है, आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो दो कंडीशंस की बात करेंगे एज यूजुअल, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि आरएल की वैल्यू इंफिनिटी हो, आरएल की वैल्यू फाइनाइट हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो नाइन्थ वन इज नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, इसको हम डिनोट करते हैं VDC/NL से। ओके, ये क्या डिफाइन करता है? VDC नो लोड इज व्हाट? आउटपुट वोल्टेज when DC current IDC flowing through the load is 0। ओके, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब लोड एलिमेंट जो कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया जाए, आरएल की वैल्यू क्या हो? इंफिनिटी हो, सो उस कंडीशन में देयर विल बी नो करंट फ्लो। ओके, तो उस कंडीशन में किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे वोल्टेज? देखिएगा, ये हमारे पास है D1 डायोड और ये सेंटर टेप बाइंडिंग, ये डायोड है D2, इस तरह से सर्किट यहां पर फॉर्म्ड है, RL यहां पर V0 ड्रॉप हो रहा है। अब हमने बोला कि RL की वैल्यू क्या कर दी जाए? इंफिनिटी कर दी जाए, यानी कि RL को क्या कर दिया जाए? इंफिनिटी। RL विल बी इंफिनिटी, दैट मेक्स देयर इज नो करंट फ्लो, IDC विल बी 0। ओके, अब हम जानना चाह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू जो DC का मतलब क्या हो गया? एवरेज वैल्यू क्या आएगी यहां पर? V0 की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। इसकी वैल्यू यहां पर हम इसे डिनोट करेंगे VDC नो लोड से। तो अगर मैं कोई लूप फॉर्म कर दूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, ये ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है, यहां से यहां तक ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ये VDC/NL यहां पर अपीयर हो रहा है इस नोड में, तो ये ग्राउंड है, यहां से लेकर यहां तक हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी इस लूप के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका डीसी वोल्टेज हमें लिखना होगा अंडर द कंडीशन वेयर करंट फ्लो इज 0। क्लियर है? जब करंट फ्लो 0 होगा तो सेकेंडरी बाइंडिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो वहां पर डीसी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इंडक्टर के अंदर डीसी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज 0 फॉर डीसी, XL इज इक्वल टू 0, इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा? कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, लेकिन करंट फ्लो 0 है, करंट फ्लो 0 है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा 0। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा डीसी का, 0 डीसी। यहां पर इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, डीसी डायोड वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड, और ये कब आती है? जब फॉरवर्ड वाइज में जब करंट फ्लो हो रहा है तो डायोड का वोल्टेज क्या है? 0, और जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ये है, उससे एवरेज वैल्यू निकाली गई है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं सो ऑब्वियसली कि यहां पर जो V डायोड DC है वो भी 0 करंट कंडीशन में ही ऑब्टेन की गई है, V डायोड DC। अब हमारे पास ये एक लूप बन गया सिंपल, यहां से आप स्टार्ट कर देंगे इस लूप को और यहां तक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होगा, -0 प्लस यहां से शुरू किया V डायोड DC प्लस VDC नो लोड, RL वहां पर है नहीं तो ऑब्वियसली क्या आएगा? VDC नो लोड आ जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं दोस्तों, 0 तो 0 ही होता है, 0 को क्या लिखना? VDC/NL आ जाएगा -V डायोड DC। अभी मैंने सॉल्व किया, V डायोड DC की वैल्यू कितनी होती है? -2Vm/π। सो आप स्क्रीन को पॉज करके पहले लिख लो इसको, बाकी फाइनल आंसर ये आएगा। देखो VDC नो लोड इक्वल टू आ जाएगा +2Vm/π। दोस्तों VDC/NL को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। यस, ये जो VDC नो लोड हमने फाइंड किया है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। एक चीज ध्यान रखिएगा, VDC नो लोड आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द लोड वोल्टेज इफ लोड करंट इज 0। ओके, ये पूछ सकते हैं फाइंड आउट द लोड वोल्टेज इफ RL इज इक्वल टू इंफिनिटी,
फाइंड आउट द लोड वोल्टेज इफ लोड इंपीडेंस इज वेरी हाई का मतलब क्या हो गया, RL इज इंफिनिटी। ओके, फाइंड आउट द मैक्सिमम लोड वोल्टेज। तो इन सभी का एक ही आंसर है, VDC नो लोड। दे कैन सिंपली फॉर्म अ फंडामेंटल क्वेश्चन बाय चेंजिंग द लैंग्वेज। क्लियर है? तो बी प्रिपेयर फॉर इट। VDCNL यहां पर आया है 2Vm/π। एक हो गया ये नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, जब लोड एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी कि डीसी करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा। स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से लिख लो इसको। लिख लिया? चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, 10th हेडिंग आई थिंक है ना, 9th इज डन। ओके, 10th वन, इसे हम बोलते हैं फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा, हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने ये चर्चा की थी कि जब भी हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो एग्जामिनर विल डायरेक्टली मेंशन फाइंड आउट द डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहां पर लोड है, लोड नहीं है, लोड इज कनेक्टेड, लोड इज डिसकनेक्टेड। तो अकॉर्डिंगली हम VDCFL या VDCNL की वैल्यू को डिटरमाइन वहां पर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ये हम बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे मैंने रिलेट किया था, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट वही होगा, रिजल्ट्स ऑफ कोर्स अलग आएंगे। देखिए VDCFL को एक तो मैं ये लिख सकता हूं कि जैसे यहां पर लोड RL कनेक्टेड है, इसके अंदर अब IDC फ्लो होना शुरू हो गया, ये पूरा सर्किट है इधर, IDC फ्लो होना शुरू हो गया। तो इसके अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अब, उससे हम बोल रहे हैं क्या, VDC फुल लोड, आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड एलिमेंट इज नॉन जीरो। ओके, दिस इज अपियरिंग हियर। तो मैं एक तो आसान हो गया कि सीधा IDC करंट इनटू रेजिस्टेंस इज व्हाट, वोल्टेज। यानी कि एक तो मैं ये लिख सकता हूं, कोई दो राय नहीं है, कई बार हम इसको यूज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ओके, दूसरा हम इसको नो लोड कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हैं। नो लोड से कैसे रिलेट होगा जरा समझते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, जैसे हमने यहां पर डिराइव किया VDC अंडर नो लोड, ये कब आया है, जब सेकेंडरी बाइंडिंग में कोई डीसी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नो करंट फ्लो। क्लियर है? ओके, करंट फ्लो नहीं है, इसलिए जो रेजिस्टेंस है डायोड का फॉरवर्ड बाइज में, इंटरनल रेजिस्टेंस, हालांकि हमने जब डायोड वोल्टेज कैलकुलेट किया तो उसको 0 माना था, है ना, उस वोल्टेज ड्रॉप को क्या माना था, 0। लेकिन यहां पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इतनी बारीकी से चेक कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली विल आल्सो इंक्लूड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो उसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो IDC फ्लो होने की वजह से वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो सेकेंडरी बाइंडिंग, ये पूरी सेकेंडरी बाइंडिंग है, आधी सेकेंडरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, VDC फुल लोड, VDC नो लोड माइनस IDC। अब करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इसको लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं, आगे चल के मल्टी स्टेज में मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, कि जो एलिमेंट है यहां पर और अदर एलिमेंट्स जो कनेक्टेड हैं, लाइक प्रैक्टिकल डायोड होने की वजह से, सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से, जो नो लोड कंडीशन में जो मैक्सिमम वोल्टेज था उससे कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो कितना होगा, माइनस IDC इंटू R सेकेंडरी बाइंडिंग बाई 2। R सेकेंडरी बाइंडिंग बाई 2 मैं कब लिख रहा हूं, जब मुझे कंप्लीट सेकेंडरी बाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, गलती वहां पर नहीं करना। कई बार वो लैंग्वेज में लिख देते हैं अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो RSW/2 की वैल्यू ही दी गई है। RSW क्या है, कंप्लीट सेकेंडरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, उसका आधा हमने क्यों लिया, क्योंकि दिस अपर हाफ इज इन्वॉल्विंग इन द करंट फ्लो। While we are considering the VDC full load value, we are applying the Kirchhoff's voltage law. So either we will consider that diode D1 or we will consider diode D2. हम दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर थोड़ी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, एक हाफ का ही सेकेंडरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस यूज करेंगे। अब D2 के थ्रू कर रहे हैं, मैंने सब कुछ D1 से किया है, तो हमने KVL भी यहां पर लगाया D1 का, और ऐसे किया। आप D2 से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे, कोई फर्क नहीं है ना, ये हाफ इधर है हाफ इधर है। ऐसे मिरर रख के लाइन खींच दो आप, दोनों सेम है, प्लस RF, ये आएगा आपका VDC अंडर फुल लोड कंडीशन। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से हम जब IDC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, उस सिचुएशन में हम फुल लोड कंडीशन, जिसको VDCFL हम बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन यहां पर
कर सकते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ VDCNL माइनस IDC इंटू RS सेकेंडरी बाई 2 प्लस RF. ओके, सो ये समझ में आया होगा सभी को. आगे कुछ और डेफिनेशंस भी इंक्लूड हैं, रेगुलेशन फैक्टर, ओके, रिपल फ्रीक्वेंसी एंड अदर्स, एंगल ऑफ कंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. इनकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो इस क्लास में इतना ही बहुत है. थैंक यू.